हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम एसएससी सीजीएल 2020 के जो सीरीज पढ़ रहे थे, जिसका हम क्लास लगातार आपको कर रहे थे, उसमें से आज जो है 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्लास हम करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन जो उस दिन आए थे उसको इस क्लास में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि आपको इन सारे वीडियोस का जितना भी मैंने अभी तक करा दिया है, वो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे आप ओपन करके वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। और 100 कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स का, जिस पर लगातार क्वेश्चन एसएससी पूछती है, उसका भी जो है प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2014, देखिए 2014, 15, 16, 17, 18 में, ठीक है, ये है अटेंड करना और ये है पास करना। मतलब कि परीक्षा में उपस्थित हुए कितने लोग, ये कितने लोग अटेंड किए थे और उसमें से कितने लोग पास किए थे, उसका ये आपको नंबर दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया कि 2014 में क्यू वाले विद्यालय से, ठीक है, 320 लोग अटेंड किए थे, उपस्थित हुए थे एग्जाम में, और उसमें से 240 बच्चे जो है पास हुए थे। इसी तरह से आपको सबका डाटा दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, ये क्या कह रहा है कि 2014 और 2018 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले मतलब पास होने वाले, कब कब, 2014 और 18 में उत्तीर्ण होने वाले। तो उत्तीर्ण तो ये वाला है, पास वाला। 14 में 240 हुए थे और 18 में आपको 320 हुए थे। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। 2017 में विद्यालय आर और आज से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या से कितना परसेंट कम है। तो देखो, जब इसको आप जोड़ोगे 240 और 320 को, तो 3 2 5 और 4 2 6, तो 560, तो ये हो गया पास वाले। ठीक है, अब अटेंड देख लेते हैं, कब, 2017 में। 2017 का ये लाइन हो गया। ठीक है, इतना में आर और एस में उपस्थित छात्रों की, आर में कितने उपस्थित हुए थे, तो 420, और एस में 380, तो कितना हो गया, 4 3 7 1 800। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखिए, अब आपको क्या बोला कि कितना कम है, तो पी से कितना कम है परसेंटेज में, तो परसेंटेज कमी देख लेते हैं। तो 560 और 600 होने में 40, 240 ये कम है, तो 240 बटे, कंपेयर किससे करें, 2017 में जो अटेंड हुए, जो लोग आए थे एग्जाम देने, उससे कंपेयर कर रहे हो, तो नीचे 800 ही डालना पड़ेगा। इसी के बारे में हम बोल रहे हैं, इंटू 100। इससे कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा ये 30 बार में, तो ओवरऑल कितना परसेंट का हो गया कमी, तो 30% का। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अभी क्लास में मौजूद है, आप क्या करो कि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो उसमें क्या किया करो, पहले क्वेश्चन को रोक लिया करो, मतलब पॉज कर लिया करो, अपने से ट्राई किया करो। फिर आप जब आपसे बन जाए उसके बाद, या नहीं बने फिर भी, उसके बाद फिर रिज्यूम करके आप मेरा ये क्लास देखा करो, वो क्वेश्चन देखा करो कि हमने कैसे उसे अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करे। कह रहा है 2017 में विद्यालय क्यू से और 2018 में विद्यालय एस से उपस्थित छात्रों की संख्या। तो 2017 का ये है, में क्यू से उपस्थित छात्र, तो क्यू से उपस्थित छात्र ये थे 350, थोड़ा इसे नीचे कर ले तो हाँ, ठीक है। और 2018 में विद्यालय एस से, 2018 ये है विद्यालय एस से उपस्थित छात्र, यही हो गया। ठीक है, तो दोनों जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा, 4 3 750। पहला डाटा तो ये हो गया। और फिर देखिए क्या कह रहा है, 2018 में विद्यालय आर से और 2014 में टी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 2018 में विद्यालय आर से, 2018 में विद्यालय आर से 405 लोग पास हुए थे, और 2014 में विद्यालय टी से कितना पास हुए थे, 225। इनका हमको रेशियो बताना है। 750 ऊपर हो गया। अब ये जो है रेक्टेंगल में जिससे मैंने डाला है उसको आप देख लो, तो 4 2 6 630। ठीक है, ये 0 0 कट गया, किससे कटेगा, 3 से, 25, 3 से 21, 25/21 है कहीं, देखो यही हो गया आपका आंसर, 4th नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करा रहा है, बस आपसे ऐड करवा रहा है और बस आपको डाटा ढूंढने आना चाहिए पूरे दिए हुए टेबल से। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या कह रहा है, अच्छे से समझना कि कोई दुकानदार
प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब देखो 100 रुपए अगर उसका सीपी है तो वो जो अंकित कर रहा है मतलब एमपी मार्क्ड प्राइस वो उससे 25% अधिक, तो 100 से 25% कितना हो जाएगा 125। यहां तक समझ में आया? ठीक है। उस पर 10% की छूट देता है, तो एमपी पे 10% की छूट दे रहा है तो आपका एसपी कितना हो जाएगा बताओ? तो 10% की छूट मतलब 12.5 जाएगा। ठीक है, तो 112.5 आएगा, क्योंकि देखो 125 का जो है 10% 12.5 और 125 12 घटाओ तो इतना रुपए में। अब देखो नियमित ग्राहक होने के कारण, अच्छे सुनना, नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% की अधिक छूट मिलती है। खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह इतना रुपए के भुगतान करती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब आप अच्छे से ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, उसे 10% की छूट मिलती थी, उसको इतना में बिक रहा था, लेकिन उसको क्या हो रहा है, नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट मिल रही है। 5% की अतिरिक्त छूट, तो जो अतिरिक्त छूट मिल रही है वो कैसे मिल रहा है? 112.5 पे, क्योंकि आपको बोला है कि बिल पर मिल रही है, समझ गए? और उसका जो है उसके बाद खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह इतना रुपए का भुगतान कर रही है। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर उसे एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये नहीं है कि आपको एमपी पे 10% मिलता था तो 5% और मतलब 15% छूट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोल रहा है बिल पे क्या लिखा होता है? एग्जैक्ट जितने में वो उसको बेच रहा है, कितने में उसको बेच रहा था वो 112.5 पे, इसको इस पे उसको 5% की छूट मिल रही है। तो अब बताओ, तो 112.5 पे 5% की छूट मतलब 100 में से 5 घटाओ, 95/100, मतलब आपको इस पे मिल रही थी, अब इस पे नहीं, अब इससे मतलब नहीं है, तो बिल पे बोल रहा है तो ये वाला हो गया, इतना इंटू 95/100। अब इतने में वो उसे बेच रहा है, लेकिन कितने में बिक रहा है वो? एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 2394। समझ में आया आपको? आपसे पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब क्रय मूल्य कितना था? 100। तो हम यहां से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 से फिर 100 का निकाल लेंगे। देखो यहां से ऊपर करो, ये हो गया। अब देखो 5 से काट दे, 5 दूना 10, ध्यान से, 5 से 19 बचे 95। सही है, 19 से शायद ये लग जाना चाहिए, 19 इकाई 19 बच गया कितना? 4 49, 19 दूना 38। सही है ना? 19 57, 19 दूना 38 हो जाता, तो 38 114 बच गया, इंटू 6 बार में लग जाएगा, ये हो गया। क्लियर? ठीक है। अब शायद ये और कटना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। आपको देखो एग्जैक्ट में तो 100 का ही वैल्यू चाहिए ना, तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पहले 2 से काट के देखते हैं, चलो देखते हैं। 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, बचे 25, 6 दो 8 9 से कटेगा, 9 बचे 45, 9 इकाई 9, 9 चौक 36। अब कुछ होगा? नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 1 का वैल्यू कितना आ गया एक तरह से बताओ, तो 14 इंटू 4 इंटू 2, ये 4 और 2 ऊपर गया, बटे 5 इंटू 100। क्लियर? देखिए ये 100 क्यों किए हैं हमको? क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए 100 का, ठीक है, हमको क्या वैल्यू चाहिए? इंटू 100 का चाहिए, क्योंकि हमको सीपी निकालना था, इसलिए मैंने 1 का वैल्यू निकाल लिया। 1 के वैल्यू निकालने के बाद उसको मैंने क्या कर दिया है? 100 से मल्टीप्लाई, या आप चाहते तो यही 100 से रख सकते थे। क्लियर हुआ? देखिए अब काट देते हैं, 5 दूनी 10। सही है। अब देखो 14 चौक 56, 56 दूना 112, 112 दूना 224, एक शून्य आ जाएगा, तो 2240 रुपए उसका एग्जैक्ट जो है सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? जो नई बात थी वो था कि बिल पे 5% का अतिरिक्त छूट मिलना। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं चौथे। अब देखो यहां से मुझे क्या करना, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। यहां से मुझे इसका इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन कैसे बनेगा? देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि 3 इंटू, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा
-1 बराबर 0 और मैंने सबको उतार दिया। बस साइन स्क्वायर की जगह क्या मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। अब इसको सबको क्या कर दो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -1 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो एग्जैक्ट में इक्वेशन क्या बन गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और देखिए -3 और +1 है ना, -3 और +1 कितना हो जाएगा -2 बराबर 0। अब देखो यहां से आपको करना पड़ेगा कि कैसे इसको करके हम इसको तोड़े कि ये हमको cos थीटा का वैल्यू दे दे। तो आप जान रहे हो 3 2 जा 6, 3 और 2 में तोड़ना पड़ेगा। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा -2 बराबर 0। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता होगा। तो 3 cos थीटा अंदर में क्या बचेगा बताइए cos थीटा प्लस 1 है ना, -2 कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। क्लियर। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन रहा है, एक तो बन रहा है 3 cos थीटा -2 और एक बन रहा है आपका cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा क्या आ रहा है -1। ठीक है, ये आ रहा है और एक आ रहा है, चूंकि ये बोला है आपको जो डिग्री है वो थीटा किसके बीच में होना चाहिए 0 से 90 डिग्री के बीच में। ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 से 90 के बीच में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर सबको 0 के बराबर करना है तो हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर हो गया। तो cos थीटा 2/3, ध्यान देना cos थीटा बोल रहा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है ये, तो बेस होता है 2 और 3 हो जाएगा यहाँ 3 3 9 में से 4 गया 2 2 4 तो ये हो जाएगा 5, वो भी √5। तो अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब बताओ यहाँ से cot थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा आपका 2/√5 प्लस, ध्यान से देखना, प्लस cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec थीटा बराबर आप बोलोगे सर cosec मतलब 1/sin होता है, मतलब h/p, h/p मतलब 3 बटे, अब p मेरा क्या है √5/√5। आप देखो नीचे √5 हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, √5 से इसको काटेंगे तो √5, आंसर क्या हो जाएगा आपका √5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। आपने भी पॉज करके बनाया था, आपका भी यही आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब अच्छे से ध्यान देना ये कैसे कैसे क्या बोल रहा है। ठीक है, आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, जबकि बी और सी उसी कार्य को मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं, ये भी बहुत शानदार। यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। ठीक है, आपको पता होगा इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं अंदर में लिखते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या हो जाता है वर्क। क्लियर, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है वर्क, ये अच्छे से जानते हो ना। हम मान लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ए की एफिशिएंसी हम ए मान लिए, इसकी एफिशिएंसी हम ए मान लिए, इसकी एफिशिएंसी हम बी मान लिए और एक और बंदा है यहाँ एफिशिएंसी इसका हम सी मान लिए। क्लियर, तो एफिशिएंसी चाहिए तो शुरुआत में क्या बोला ए और बी मिलके, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा एफिशिएंसी और कितने दिनों में पूरा कर रहा है तो 20। सही किया ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम को टोटल वर्क मिल गया। इधर देखो फिर कह रहा है कि अगर दोनों बी और सी मिलकर काम करते हैं तो बी प्लस सी एफिशिएंसी इनटू, तो वो कितने दिनों कंप्लीट कर देते हैं 24 दिनों में, तो 24, तो दोनों काम ही तो है, तो दोनों को मैंने बराबर कर लिया। ये एक इक्वेशन मुझे मिल चुका है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, ए जो है सी से 2 गुना कुशल है, मतलब सी अगर 1 है तो ए क्या है 2 है, मतलब सी अगर सी है, मैं कह रहा हूं सी का एफिशिएंसी क्या माना है आपने सी, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओ, तो सी से 2 गुना है तो ए बराबर 2c होगा कि नहीं होगा बताओ, सी से 2 गुना उसका एफिशिएंसी है, तो मैं वही कह रहा हूं। तो यहाँ पे ए की जगह हम 2c रख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर 2c प्लस बी 40 प्लस बी प्लस सी बराबर 24, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 × 5 = 20, 4 × 6
24, 5 दूनी 10c प्लस 5b बराबर 6b प्लस 6c। ये देखो इधर आएगा 6c तो यहाँ जाएगा 4c और बराबर b। तो आप बताओ b बाय c बराबर क्या हो जाएगा 4/1। तो आपको b और c का रेशियो आ गया। तो अब आपको क्या कह रहा है, b अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 40% भाग को। तो टोटल था आपका काम कितना, तो आप बोलोगे सर ये वाला टोटल काम था मेरा। यहाँ हम पुट करके देख लेंगे टोटल काम। तो आप अच्छे से ध्यान देना। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन वर्क कितना कर रहा है 40%, तो 40/100। टोटल काम कितना है तो 2c प्लस b। तो c आपका कितना दिया हुआ है बताओ, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ 2c। तो c आपका 1 है और b आपका 4 है। तो 2c तो c आपका 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस 2c प्लस b आपका कितना है 4 इंटू टाइम कितना लग रहा था 20। मैंने इसको यूज किया है टोटल काम निकालने के लिए। इतना हो गया बटे, क्योंकि आप किसको बोल रहे हो, किसके लिए आप निकाल रहे हो, बी अकेले कार्य करता है तो एफिशिएंसी भी बी का अकेला आएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितनी है 4। क्लियर हो गया। तो देखो 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 चौक 20, 4 से 4 गया, 4 2 6 दूना 12। टोटल कितना दिन हो गया 12 डे। आंसर कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ गए ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि लड़के लड़कियां कितने कितने हैं हर साल में आपको बता दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आपका बोल रहा है 5 वर्ष में वाणिज्य संख्या ये है। ठीक है, लड़कों की औसत संख्या 5 वर्ष में कला संख्या में लड़कियों की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। औसत संख्या बोल रहा है, उसका बोल रहा है अंतर। ठीक है, तब आप क्या कर दो 5 वर्ष में वाणिज्य संख्या में लड़कों की औसत संख्या, तो लड़के को टोटल जोड़ना पड़ेगा, ये वाला जोड़ देते हैं। 5 2 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30 शून्य बाकी 3, 3 3 6, 3 9 3 12, 2 14, 3 17, 170/5। ठीक है, और किसका बोल रहा है 5 वर्ष में कला संख्या में लड़कों की संख्या, तो कला संख्या ये है, उसमें लड़कियों की संख्या, तो हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो तो 6 3 9 2 11 6 17 3 20 के शून्य बाकी 2, 3 2 5 4 9 4 13 4 17 4 21। इनके बीच का ये औसत दोनों जगह निकाल दो, इनके बीच का औसत का डिफरेंस वो चाहते हैं, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमें मतलब पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए मैंने इसे मॉड में डाल दिया। तो 210 में से 70 कितना बच जाएगा 40/5, 5 से काटोगे तो 8 हो जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए 8। देखो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अब मॉड आप बोल रहे हो क्यों, क्योंकि उसके बीच का अंतर चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने डिफरेंस किया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको आप हमेशा ध्यान रखना। क्या, तो ये क्या होता है कि x के पावर जो 4 होता है प्लस y टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एकदम ध्यान से। ठीक है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर, इधर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के आपको इसका वैल्यू पता है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो आपको ये इक्वेशन तो हमेशा याद रहना चाहिए, इस पे कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा है, इवन मेंस में भी आने की पूरे चांसेस हैं। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखना। तो आप यहाँ से देख रहे हो ये कितना दिया हुआ है 21, आपको ये पता करना है, और लेकिन ये दिया हुआ है आपको 7, तो ये बताओ कितना हो जाएगा 7 तिया 21। तो आपको पता चल गया ये 3 है। अब देखो आपको सॉल्व कौन सा करना है, ये इक्वेशन क्या करना है x बाय वाई बराबर y बाय एक्स। सॉल्व करो, नीचे हो जाएगा एक्स वाई और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये दोनों वैल्यू चाहिए। अब बताओ कि ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दोनों जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, दोनों जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x2 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 3 10, 2 से काटेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा। क्लियर। नीचे देखो, अब क्या कह रहा हूँ कि नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाला इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को घटाइए, तब क्या मिलेगा मुझे 2xy, और जब घटाएंगे तो 3 में से 7 जाएगा तो -4, तो xy बराबर क्या हो जाएगा -2, तो नीचे कर दो -2 बराबर -5/2। आंसर आ गया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन है 3। क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखना। ओके,
अलजेब्रा में भी कुछ पार्ट है जिसको कि हम अगर याद रखें तो हमसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा और हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को इसी रास्ते से हमें निकलना है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये 8वां क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघुखंड मतलब माइनर सेगमेंट में जीवा है। तो पहले आप एक सर्कल बना लो। बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ एक ए बी है, यहाँ ए बी कर देता हूं, यहाँ पे आपका ओ है। अब आपको बोल रहा है कि ए बी, ठीक है, माइनर सेगमेंट में भी बनाया मैंने, छोटे से सेगमेंट में। ठीक है, अब बोला सी जो है बिंदु ए बी के बीच में वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है। ये जो ए बी है, ए बी के ऊपर देखो, ये है लघु चाप नहीं, बड़ा वाला चाप है। ठीक है, मेजर वाला है, नीचे इसके माइनर वाला है, वहां पे सी एक बिंदु है। तो यहाँ पे एक सी एक बिंदु है। क्लियर हो गया। अब देखो फिर क्या कह रहा है, ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पे जाके मिलती है। अब स्पर्श रेखाएं मतलब क्या होता है, टेंजेंट। ए और बी पे टेंजेंट जो है ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, मिला दिया मैंने, ये जाके पी पे मिलती है। अब बोला ए सी बी बराबर 102 डिग्री है। देखो यहाँ से ऐसे कर दूं और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये हो गया आपका 102 डिग्री। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो आपसे पूछा है कि ए पी बी बराबर बताओ क्या होगा। आपको बोल रहा है ये एंगल बताइए क्या होगा। ठीक है, अब देखना, अच्छे से ध्यान देना। जब भी इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं आप क्या किया करो, तुरंत में, मतलब मैंने क्या बोला, तुरंत में आप ओ को ए से मिला दो और ओ को बी से मिला दो। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि आपके पास एक क्वाड्रेटर दिख रहा है ओ ए पी बी। ओ ए पी बी आपको दिख रहा है क्वाड्रेटर ओ ए पी बी, ये एक चतुर्भुज है। और क्या होता है कि जब टेंजेंट को हम रेडियस मतलब सेंटर से मिलाते थे, ये 90 डिग्री बनाता है, यहां भी बना दिया 90 बना दिया। इतना कंफर्म हो गया कि ये दोनों 90 है। ठीक है, मतलब एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 होना चाहिए। इतना कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, क्योंकि ये दोनों खुद में 180 हो गया, पूरे 360 होता है, तो O और P मिलके भी 180 हो जाए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये अगर 102 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ये अगर 102 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल। क्यों, दिखाते हैं आपको जलवा। ये देखिए, ये अगर 2 थीटा होता है, ध्यान से देखना, तो ये क्या होता है, थीटा। क्लियर हुआ। और यहां जितना एंगल होता है, ये मान लो जितना भी होता है, उसका डबल यहां होता है, ध्यान देना। ठीक है, यहां अगर x है तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर हो गया। तो अगर 102 डिग्री है तो वहां क्या हो जाएगा, 204। 204। अब बताओ, ये अगर 204 है तो एक पॉइंट पे 4 बार कितना होता है, 360। अगर 204 ये है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमको क्लियर करो। तो 204 में से 100 गया, कितना बच गया भाई, 100, सॉरी 204, सॉरी 360 में 200 गया तो कितना बच गया, 100। और 100 में से 160 बचे, 160 में से 4 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 156 डिग्री। तो अब हमको एंगल ओ 156 आ गया। ठीक है, तो एंगल पी बताओ कितना होगा, 180। ये घट जाएगा, 100 एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 156 बराबर कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 डिग्री। था आसान, आपने भी बनाने की कोशिश की होगी, बट इतना सा बस ध्यान रखना कुछ कुछ चीजों का। और ये लगातार आपके क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं जितना हम अभी तक पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो शुरुआत से देखेंगे, अगर हर एक वीडियो देखते हैं, तो ये समझ लो कि आपका पूरा का पूरा जो मैथ्स का है वो सेक्शन कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि उससे बाहर ज्यादा कंसेप्ट जाएगा ही नहीं, वही कंसेप्ट रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका है अब 9th क्वेश्चन। अच्छा, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी, ठीक है, ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान से देखना, ये मैं बना देता हूं, फिर ये सर्कल हो गया। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको बना दो, वाले ए बी, सॉरी ए बी क्या है, जीवा है हमारा, मतलब कॉर्ड है, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। तो ओ ए मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। ओ से 8 सेंट दूरी पे, कितने दूरी पे है ये जीवा, मतलब कॉर्ड कितना दूरी पे है, 8। तो अब आप जानते हो ये अगर 10 है, ये अगर 8 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला पार्ट। तो बोलोगे सर 6। ठीक है, यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श पी प्रतिच्छेदित होती है, प्रतिच्छेदित मतलब होता है इंटरसेक्ट होती है। तो क्या इंटरसेक्ट होती है, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जाके प्रतिच्छेदित हो रही हैं, मतलब कि
इंटरसेक्ट हो रही हैं P पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो बोल रहा है स्पर्श रेखा AP की लंबाई, आपको AP की लंबाई पूछिए। आप इसको जरूर एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। मैं इसे मिला देता हूँ और जब इसको हम आगे मिलाएंगे तो ये जाके मिलेगा। इतना आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। AB है तो इसको C मान लेना। क्लियर हो गया? अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, देखते हैं। तो AP की लंबाई बोला है। अब आप बताओ, आपने इसको ट्राई किया? आप जरूर इसको पॉज करके ट्राई करना, फिर देखना कैसे बनता है। तब तक मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अब एक बात बताओ मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ मैंने मान लिया, इसको मान लो थीटा, इसको मान लो थीटा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये वाला एंगल बताओ, ये वाला। तो ये वाला जो एंगल बचा हुआ है ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि जब O से ये सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाते ये बनता है 90, ये यहाँ गया, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब जैसा जैसा मैं कहूंगा उसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, आपको चाहिए क्या? AP चाहिए। ठीक है, ये AP है ना, ये इसी का लंबाई चाहिए। हमको AC पता है, तो हमको बेस पता है और हाइपोटेनस चाहिए। तो कौन सा एंगल, सॉरी कौन सा फॉर्मूला लगा दो? तो आप कहोगे सर cos थीटा लगा दो। cos थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनस होता है, मतलब 6, बेस मेरा क्या है? 6 है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ के लिए? AP। देख लो, सही लगाया है मैंने। ठीक है, cos थीटा। अब वो किसी भी तरह से हमको यहाँ का cos थीटा चाहिए। cos थीटा का वैल्यू आ गया तो हम AP डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब वो cos का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो हम बोलेंगे सर चलिए हमको लेके कहाँ? OAC में। OAC में देखो, OAC ट्रायंगल में देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल। यहाँ बताओ, तो हमको बताओ cos थीटा मिलेगा कैसे? हमको 90 माइनस थीटा का वैल्यू पता है, मतलब 90 माइनस थीटा हम जानते हैं एंगल यहाँ पे है। तो हम बोलेंगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर सर होता है cos थीटा। ठीक है, तो यहां से बताओ, जब साइन 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन, सॉरी ये साइन एंगल का वैल्यू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो मैंने बोला सर ये 8/10 हो जाएगा, मतलब 4/5। और साइन 90 माइनस थीटा यही तो हो जाता है सर cos थीटा। क्लियर हो गया? तो मतलब cos का वैल्यू क्या हो गया? 4/5। अब क्या मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ ऊपर वाले में? तो बोलेंगे हाँ 4/5। यहाँ से मुझे बताओ AP बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 30/4। 30/4 का वैल्यू कितना होता है? तो हम बोलेंगे 7.5। आपका AP आ गया, तो ये रहा AP आपका 7.5। ठीक है, तो समझ में आ गया इसको किस तरह से क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अगर एक और चीज मैं कह रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री था तो यहाँ से ये भी थीटा हो जाता, क्योंकि अगर मान लो कोई ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा ही होगा। तो यहाँ से भी cos थीटा आप निकाल सकते थे, तो बेस अपन हाइपोटेनस 8/10 हो जाता। तो वो आपका बस वो आपका जॉन है कि आप कितने जॉन तक काम कर सकते हो हर तरह से। मतलब एक मतलब एडवांस में जो ज्योमेट्री का पार्ट होता है वो बहुत तरीके से उसका आंसर लाया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके, हाँ देखो अब 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ध्यान देना अच्छे से। कैसे बनेगा? अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, 10 किलोमीटर कम चाल से चलाना किया तो उसे 30 मिनट की दूरी, सॉरी 30 मिनट का अधिक समय लगा। यदि वो अपनी सामान्य चाल की तुलना 15 किलोमीटर धीमी चाल से चलता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट उसका स्पीड था कितना, समझ गए? एग्जैक्ट उसका स्पीड था कितना। क्लियर हो गया? अब देखना, तो मैं इसे एकदम बेसिक से बनाना चाहता हूं क्योंकि आप इसको अच्छे से समझना कि क्वेश्चंस में क्या क्या रहा है। तो आप जानते हो कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना तो अच्छे से पता है। ठीक है, अब मान लो 150 किलोमीटर से चल रहा था, तो पहले मान लो 150 बटे आप बना लो कि उसका स्पीड मान लो, एग्जैक्ट जो स्पीड होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाएगा 150/s, ये एग्जैक्ट टाइम है। अब क्या हो गया? वो अब वो क्या कर रहा है कि इससे 10, सुनिएगा मेरी बात अच्छे से,
वो उससे 10 किलोमीटर धीमी चलाना चालू करता है, तो मतलब s-10 धीमी चला रहा है तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा ना, तो ज्यादा लगेगा मतलब इधर आप कर दो तो कितने ज्यादा लगता है, तो 30 मिनट का ज्यादा लगता है। 30 मिनट, इन मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा, आवर में देखना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर है या किलोमीटर आवर है, 30/60 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये इक्वेशन रहा, ठीक है। ये इक्वेशन आपसे समझ गए ना कैसे बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये 150 है, तो आप 30 से कट सकता है क्या, 30 बचे 30 बचे, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां बच गया 1/60 बराबर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/s-10 माइनस 5/s, क्लियर हो गया, ठीक। देखिए 1/60 बराबर, और ये जो 5 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में आ जाएगा s इंटू एस माइनस 10, समझ गए, s इंटू एस माइनस 10। अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो s और उसमें ये s माइनस 10 घट जाएगा, माइनस s प्लस 10 हो जाएगा, ये दोनों गए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ से आपको 1/s इंटू एस माइनस 10 बराबर, तो 10 तो ये हो गया, 10 × 5 = 50, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 50 में, क्लियर हुआ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, यहां से डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका। अब इक्वेशन क्या बन गया कि s इंटू एस माइनस 10 बराबर 60 इंटू 50। अब यहां से नहीं दिख रहा है आपको कि s बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, s बराबर ये 60 रहेगा तब तो फिर 60 में से 10 जाएगा तो 50 बनेगा, तो कुल मिला के यहीं से आपको पता चल गया s क्या आ गया मेरा, 60 हो गया, क्लियर। अब हमको s पता चल गया 60 है, अब बताओ यदि वो अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी चाल से चलता है तो 90 किलोमीटर चलने में, तो यहाँ से हम टाइम बराबर क्या जो डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस क्या 90 दिया हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो एग्जैक्ट उसका जो स्पीड था उससे 15 कम चल रहा है, तो 60 था, 60 से 15 कम क्या हो जाएगा 45, 45 से 2 बार में 90 कट जाएगा, आवर कितना लग जाएगा 2 आवर, ठीक है। आंसर क्या आ गया 2 घंटे, आपका ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं बिना समय गवाए 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, ऊपर में क्या है a प्लस बी, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब बताओ ऊपर इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है ना। देखो ऊपर क्या बनेगा, अब देखो ये पूरा मान लो a है, ये पूरा मान लो b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, आप इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या बचेगा 2a इंटू, जब दोनों को घटाओगे तो क्या बचेगा 2b, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे देखो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 दूना 4 इंटू a कितना है 375 और b आपने क्या माना था 125, और नीचे दोनों को जोड़ो तो 375 और 125 कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 500 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस बी तो 250 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। 125 से कितने बार कटेगा 2 बार में, 2 से कितने बार में 2 बार में, 2 से कितने बार में कटेगा ये 250 बार, सही है। तो 25 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 3 15 और 25 से इसको 10, तो 5 या 15 5 दूनी 10, आपका आंसर क्या होगा 3/2, ऑप्शन है कहीं ऑप्शन नंबर 3। बस मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज कर लेते, उसको उसमें पुट करके उसका आंसर हम निकाल लेते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 12वां। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक विक्रेता जो एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पे बेचता है, ठीक है, यदि वह वस्तु को इतना अधिक में बेचता है तो उससे पहले में लाभ होता है। देखो एक तो है कि हम बेसिक से बता देंगे, ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ आप क्वेश्चन से डायरेक्ट समझ सकते हैं, वो बात मैं बताऊंगा। पहला चीज देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो 100 रुपए का सामान था, ठीक है, ये हमारा सीपी था, वो उसे क्रय मूल्य से कितना कम में बेचता है, तो बोलेंगे हम सर कि वो 16% कम में बेचता है, मतलब 84 में बेचता है, ये एसपी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये इतना x था और ये 84x था, क्लियर, 100x का सामान उसने 84x में बेचा। अब क्या बोल रहा है, यदि वो वस्तु को इतना अधिक में बेचता, मतलब 84x प्लस 192.2 में बेचता, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है 15% का। अब बताओ 100x का सामान में 15% का लाभ हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 115x, सही लिखे हम ना कि 84x में अगर इतना रुपए और ज्यादा वो लेके बेचता
उस पे अगर इतना में बेचता, ज्यादा रुपए में बेचता, तो उससे 15% का लाभ, पहले हानि हो रहा था अब 15% लाभ होने लगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जब घटाओगे तो ये क्या बच जाएगा बताओ, 15 16 31x बराबर 192.2। अब रही बात, आप एक बात समझना, क्या मैं कह रहा हूं कि एक तो ये क्वेश्चन बन गया 31x बराबर इतना हो गया, तो आप इस आराम से x का वैल्यू निकाल लोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्रय मूल्य निकल आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो पहले क्या हो रहा था, उससे 16% का क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था, तो -16, फिर बाद में क्या हुआ, उससे 15% का लाभ होने लगा। लेकिन ये जो उसको घाटा हो रहा था, घाटा से लाभ में कौन लाया, तो आप बोलोगे सर 192.2 रुपए में जो अधिक बेचने लग गए, इसी वजह से हो गया। तो पहले -16 मतलब 16 कम और बाद में 15 ज्यादा, तो एग्जैक्ट में दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 16 कम और 15 ज्यादा मतलब 31 का डिफरेंस है सर। देखो 16 नीचे और 15 ज्यादा, यही गैप को ना मेंटेन करने कौन आया है 192.2, तो ये 31 का वैल्यू ये है, तो आपको बोल रहा है 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आप काट के निकाल सकते हो। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 31 से ये लगेगा तो कितनी बार में लगेगा भाई, तो 62 बार में, क्या नहीं, हाँ 6.2 बार में लगेगा। ठीक है, आप 31 इसको भाग दे दो तो 6 बार में, फिर 2 बार में, तो आपको 1 का वैल्यू कितना आ गया 6.2, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 620। यहाँ से भी काटोगे तो 6.2 आ जाएगा x का वैल्यू, और 100x चाहिए मुझे cp, तो ये भी आ जाएगा 620, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 620। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने जो आपको बात बोला वो बस आपको समझ में आना चाहिए, आंसर तो लाना बहुत ही आसान बात है। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम में नहीं बैठे, हमको आंसर नहीं, हमको कंसेप्ट समझना है कि आखिर कैसे वो बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये निहायत ही आसान क्वेश्चन, आप ये लगातार बना रहे हो कि x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, तो यहाँ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बताओ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, -3/10। और आप जान रहे हो ये 3 है x प्लस वाई, नीचे एक्स वाई, 3 से ये कटेगा -1 आ जाएगा, तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया -10। तो आपको एक ये आ गया, एक ये आ गया, आप यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy होता है सर। हम बोलेंगे x प्लस वाई कितना है, तो बोले 3 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स वाई कितना है -10, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20, 20 9 29। आंसर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 4। निहायत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14। अच्छा, ये अनुपातिक है। देखिए हम क्या करते हैं, अनुपातिक जितना भी क्वेश्चन फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्योंकि हमको ये बताना है कि कैसा भी रहेगा, तो आप डायरेक्ट जैसे हम यूज करते हो वैसे आप क्या करो। देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है चतुर्थ अनुपात या फोर्थ प्रोपोर्शनल। कैसे आता है, हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को आप x मान लो और थर्ड प्रोपोर्शनल को इधर y मान लो। ठीक है, x तो कैसे बनेगा, तो जब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो उसमें 4 डिजिट्स होते हैं, मतलब 4 नंबर होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, तो 12/16 बराबर 6/x, तो 6 से कटेगा 2 बार में, तो x कितना आ जाएगा आपको बताओ, 2 से 8 बार में x आ गया आपका 8। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल तो पता चल गया क्या है, 8 है। आपको इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। देखो 4/6 बराबर 6/y, ये इसे थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला जाता है। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, y बराबर क्या आ गया 9। क्लियर हो गया। तो आपको कह क्या रहा है, आपको बोल रहा है दोनों मध्य अनुपात ज्ञात करें, तो x/y निकालना है, तो 8/9। आपका आंसर क्या हो गया 8/9। तो फोर्थ कैसे निकालते हैं ये देख लिए, तो मतलब ए बी सी डी अगर दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल देखना है तो a/b बराबर c/d होता है, और अगर थर्ड पर देखना है तो ए बी सी होता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो a/b बराबर b/c करते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 15वां। क्या दिया देखते हैं। आपको बोल रहा है 2010 और इसके बीच में दिया हुआ कंपनी ए आपको ब्लू कलर से दिखा रहा है, और कंपनी बी जो है आपको किससे दिखा रहा है, ऑरेंज कलर से। क्लियर हो गया। ठीक है, आपको बोला 2011 और 14 में कंपनी बी के कुल निर्यात का, 2011 का है भाई, यहाँ रहा। ठीक है, और 2014 ये रहा कंपनी बी के कुल निर्यात। कंपनी बी का है भाई, ये ऑरेंज 75, और यहाँ पे हो गया ये 200, तो 275 हो गया। क्लियर, ये बी के बारे में बोल दिया जितना निकालना था। और बोल रहा है 2012 और 15 में कंपनी ए के कुल निर्यात, 2012 ये हो गया 2015 ए का, तो ए का ये 120 ही था ना भाई, 220, तो 2 1 340, सही निकाला है ना। ये ए हो गया। के बीच का अनुपात ज्ञात करें, तो बटा ये कर दो, 5 से काटो, 25 25
25, 5 से काटो, 5 36, 5 8 40, 55/68। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट जोड़ के उसको भाग कर देना था। अनुपात चाहिए तो रेशियो निकाल देना था, ठीक है। अब यहाँ देखना अच्छे से, ठीक है, क्या कह रहे हैं। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो हम मान लेते हैं 100 बच्चे थे, ठीक है। 100 में से बताओ कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। तो आप बोलोगे सर 45 ये हो गया सर, और बचा हुआ 55 ये हो गया सर। हम बोलेंगे बहुत अच्छा। यदि बोल रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो लड़कों में से 60% और लड़कियों में से 70% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल मिलाकर आपको अनुत्तीर्ण निकालने के कितने हैं, उस हिसाब से आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, तो आप देख रहे हो कि 60% तो निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। 70% में कटने का चांसेस कम है। तो अगर आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट भी कर लोगे। देखो बताते हैं कैसे। आपको निकालना है अनुत्तीर्ण छात्र, मतलब जो फेल हुए हैं। तो अब बताओ कि यदि लड़कों में से 60% लड़के अगर पास हुए हैं, 60% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 40%। तो मतलब 45 का 40% जो है पास हुआ हो, सॉरी फेल हुआ होगा। ये सही किया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो, अब लड़कियों में बोल रहा है 70% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी, 30%। तो 55 का 30%। बस इसका वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20 दूना 40, 20 25 100, 5 9 45, 9 दूनी 18 प्लस ये फेल वाला मैंने निकाला है दोनों में से। आप समझ गए हो मैंने क्या बोला था, ठीक है। और यहां से काटोगे तो 0 0, और 10 से तो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, मतलब 15 1 16 बटे 10, तो मतलब 16.5 निकला। कितना 18 16 34.5। तो 100 में से 34.5 बच्चे क्या हुए, फेल, क्योंकि फेल बच्चे मैंने निकाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34.5%। आसान था ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो कुल मिला के क्या है कि अंतर जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो सबसे ऊपर वाला जो लाइन हम जब सॉल्व करते हैं वो सब होता है साधारण ब्याज का, और टोटल क्या हो जितना भी हम बनाते हैं वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर ऊपर वाला लाइन छोड़ के नीचे जितना भी लाइन में जितने भी नंबर्स आएंगे, जो भी ब्याज आएगा उसको जोड़ दोगे तो वही डिफरेंस होता है। क्या मैं कह रहा हूं अभी मैं बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है कि पहले देखो, ये इतने रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से है, एक वर्ष में 10% लग रहा है, लेकिन इसको कितने वर्ष के लिए, 2 प्लस, इसको ऐसे समझो 2 + 2/5 साल के लिए। तो पहला 2 साल जो है पूरा कंप्लीट है, 1 साल 1 साल, लेकिन अगला जो थर्ड साल है, थर्ड साल में से पूरा साल नहीं लग रहा है, उसमें से 2/5 लग रहा है। तो अगर 2/5 लग रहा है तो हमको बताओ कि एक साल में 10%, 2/5 साल में कितना परसेंट, समझिएगा मेरी बात। एक साल में मैं कह रहा हूं 10%, ठीक है। तो बताओ कि इंटू 2/5 साल में कितना परसेंट, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूना 4%। ये समझ में आया आपको, बस हम इतना जानना चाह रहे हैं कि एक साल, तो जो एक साल पूरा है तो एक पूरे एक साल में 10%, पूरे एक साल में 10%, जो तीसरा साल उसमें 2/5 ही, मतलब कि एक साल में अगर 10% लग रहा है तो 2/5 साल में कितना परसेंट लगेगा, तो मैंने बता दिया 4%। अब बस अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। हम लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, 8000, क्लियर। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल में 2/5, तो हम तो परसेंटेज ही तो निकाल लिए। तो पहले साल में 10% लगेगा, दूसरे साल में 10% लगेगा, और लास्ट साल जो 4%। इसलिए नहीं कि परसेंटेज कम है, नहीं, इसलिए क्योंकि वो कम साल में ही उसका सीआई निकालना है। क्लियर हो गया। अब देखो, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 800, सही है ना, ठीक है। अब देखो 8 है 10%, 800। अब यहां से भी क्या निकालना पड़ेगा, 10%, तो बोलोगे सर 80 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहीं तक नहीं। अब देखो, अब 4% निकालना है, 0 0 गया, 8 चौक 32, 320, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 800 का 4% बताओ, 8 चौक 32, सही निकाला ना, 100 8 चौक 32, ठीक है। फिर इसका 32 और इसका बताओ 4% कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320, तो 3.2। पहली बात तो आंसर 0.2 में ही आना चाहिए। आपको पूरे ऑप्शन में से 0.2 कहां दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में, तो आप डायरेक्ट भी मार के निकल सकते हो, क्लियर। लेकिन आपको लग रहा होगा सर 0.8 भी तो आ सकता, हो सकता है सर कहीं घटाना पड़ता,
सही बात, आपको अंतर की बात किया, तो चलिए निकाल के बताते हैं। तो ये जो ऊपर का जो लाइन है आपका, ये वाला, ये पूरा होता है एसआई, ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और अगर ये पूरा देखोगे तो ये होता है सीआई। तो पूरे सीआई में से अगर एसआई घटाते तो सिर्फ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला लाइन होता है एसआई, पूरा होता है सीआई, और पूरे सीआई में से एसआई घटाओगे तो सिर्फ आपको ये बचेगा, और आपको चाहिए सिर्फ इसी का वैल्यू। तो अब तो आप कंफर्म है ना कि जब जोड़ेंगे तो 0.2 आएगा, तब आप ऑप्शन नंबर 4 आप क्लिक मार के चल सकते हो। जोड़ के भी देख लो, 8 3 11 3 14, 2 दूना 4 3 7, ठीक है, तो 147.2 आंसर ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो मैंने कहा था शुरुआत में वो आपको अच्छे समझ में हो पक्का आ गया होगा। चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, बिंदु P O वाले केंद्र के बाहर स्थित है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पूरा एक सर्कल है और यहाँ P बाहर खड़ा है। अब बाहर खड़ा होकर टुक टुक ताक रहा है। क्या ताक रहा है कि भाई मेरा स्पर्श रेखा है जो हमको जाके स्पर्श करना है सर्किल को, कहाँ कहाँ, A और B पे। ठीक है, तो A और B पे स्पर्श करा देते हैं सर्किल पे। ये रहा A और ये रहा B, ठीक है ना। चलिए हमने इसे दे दिया, तो ये PA और PB क्या हो गया, इसका टेंजेंट हो गया, और A और B जो वृत्त पे मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको क्या बोल दिया कि APB बराबर 80 डिग्री, सॉरी APB बराबर, ये बोल दिया आपको 80 डिग्री, तो बोल रहा है OAB बराबर, तो यहाँ से ऐसे इसको मिला दो, ये ऐसे मिला दो, ये 90 होता है भाई, ये भी 90 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये 90 होता है, ये अगर पूरा OAPB क्या है, एक क्वाड्रेटरल है, मतलब चतुर्भुज है, तो ये अगर 180 होगा तो ये दोनों आमने सामने OPB क्या होना चाहिए, 180, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। यहाँ तक तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब A और B को आप मिला दो, मिला दिए। अब आप बोलोगे OA और OB सर रेडियस है, ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब बताओ OAB एक ट्रायंगल है कि नहीं है, और उसमें ये एंगल 100 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, बचा हुआ कितना हो गया, तो 100 में से, सॉरी 180 में से 100 घटा दो 80, अब वो दोनों एंगल बढ़ जाएगा, तो ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर ना। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको y का अधिकतम मान, जैसे डायरेक्ट y बोलता है तो आप बहुत एकदम प्यार से बना के निकल लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, y का अधिकतम मान, हमको अब वही ढूंढना पड़ेगा कि y मैक्सिमम क्या हो सकता है, और y अगर जब मैक्सिमम जब वो होगा तो उसके रिगार्डिंग x क्या होगा, फिर उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपको संख्या क्या है, 8 8 8, x 5 3 y 4, इतना दिया हुआ है। अब आपको y पता करना मैक्सिमम क्या हो सकता है। देखो देखो लास्ट में क्या है, देखो पहला चीज तो है कि 72 से विभाज्य है, ठीक है, मतलब ये 8 और 9 दोनों से होना चाहिए, तो पहले हम 8 चेक करेंगे, और 8 का क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट जो है आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो बड़ी बात कि आपको ये पता कैसे करना, आप बताओ मुझे कि 8 के पहाड़ा में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8 के पहाड़ा मतलब क्या होता है, टेबल, 8 के पहाड़ा में यूनिट डिजिट पे 4 कब आता है, तो आप बोलोगे सर 8 के पहाड़ा में या तो 24 पे आता है या 64 पे आता है। अगर ये समझ में आया आपको तो बहुत ही बेहतरीन, देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो अब देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे टारगेट करना है कि अब बताओ वाई वाई क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 3 है सर, इसको जस्ट 3 लिख लो, डैश और 4 लिख लो। ठीक है, आप बताओ कि 30 है, तो सबसे पहले आप 2 डिजिट पे लगाओगे, तो 8 तिया 24, तिया 24, क्लियर देखना, अच्छे से देखना, तो 24 कुल मिला के, अगर यहाँ 30 होता, 0 अगर होता तो डिफरेंस कितना बचता, 6, सही कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर यहाँ 0 होता तो 8 तिया 24, तो बचता 6, 64 हो जाता, तो आपका काम बन जाता, y0 पॉसिबल भी हो सकता है, तो 0 डालने के बाद भी वो पॉसिबल, उसको 8 तिया 24, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8 तिया 24, 6 बचता, 8 64, 4 से लग जाता, मतलब 8 से वो डिवाइड हो जाता। क्लियर हो गया। लेकिन आपको बोला क्या है, बोला है कि y मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो y मैक्सिमम के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप ही बताओ। तो अगर यहाँ 2 डाल देते हैं, देखो अच्छे से ध्यान देना, अगर यहाँ 2 डालते हैं तो क्या पॉसिबल है, 8 चौक 32 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर 4 डालो, देखो 4 डालोगे तो होगा क्या, नहीं। आप बोलोगे सर 8 तिया 24 हो गया, तो आप कुल मिला के यहाँ डाल दो सर 8, क्या डाल दो 8, बताओ क्या y की जगह 8 में डालूं तो या क्या डिविजिबल हो जाएगा, तो हम बोलोगे हाँ, 8 तिया 24, 8 चौक 32 हो जाएगा सर, 6 बच जाएगा, 8 64, तो 8 हो जाएगा, 0 था अब 8 हो गया, तो आपका ये डिविजिबल
हो जाएगा। देखो क्या मैं कह रहा हूं, समझना मेरी बात। 0 था। दूसरा चीज मैंने आपको एक बार बोला था कि जब भी 8 जीबीटी देखते हैं तो जो भी डिजिट आपका आता है उसमें 4 ऐड कर दो। तो आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो मैं यहाँ 0 था, पहला पता चल गया। 0 में अब आप क्या कर दो, 4 ऐड कर दो, 4, फिर 4 ऐड कर दो 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 बाहर चलेगा। तो ये 3 डिजिट पॉसिबल है। कैसे देखो 304 देख ही लिया आप, 344 लगेगा, हो गया। हाँ सर 8 चौक 32, 2 आया 8 तिया 24 लग रहा है ना। तो 4 भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं, y क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8। तो y तो 8 पता चल गया, क्लियर, y मेरा 8 है। ठीक है, अब बोल रहा है पूरे नंबर किससे, 9 से भी होना चाहिए। 8 तो देख लिए, 9 से भी, तो पूरे जो डिजिट्स के सम जो है 9 से डिविजल होना चाहिए। देखते हैं जोड़ के, 8 तिया 24, 5 29, 3 32, 4 36 और 8 44। तो 44 प्लस x। अब बताओ x क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 44 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से डिविजल होगा, तो हम बोलेंगे सर 1 जोड़ दीजिए इसमें, 44 के 45, तो वो आपका डिविजन हो जाएगा, तो x भी 1 आ गया। तो आपका ऑप्शन में सॉरी आपका क्या निकालना क्या है, 7x। तो 7 × 1 प्लस 2 × 8, तो 7 का 7, 8 दूना 16, 7 23। आपका ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया ना सॉरी। देखते हैं आप 20 नंबर, ये देख लो भाई, ये कहां से आ गए। देखो sin 30 ये आप जानते हो, cos 30 ये भी आप जानते हो, क्लियर। बस आपको क्या लगाना है, यहाँ दिमाग लगाना है। sin 65 cos 25 है। आप बताओ sin 25 ये cos कितना हो जाएगा 65, इसको लिख सकते हैं 90। ये देखो cos लिख सकते हैं 90 माइनस 25, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ देखो cos 90 माइनस 25 इसको लिख सकते हैं, ये बन जाए आपका sin 25 डिग्री। इसी तरह से यहाँ देखो sin 65 है, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 25, ये बन जाएगा cos 25 डिग्री। अब बताओ sin 25 माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर sin 25 डिग्री इंटू साइन 20, साइन स्क्वायर 25, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये बन गया आपका cos, तो cos 25 और cos 25 क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 25। ठीक है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर प्लस cos कितना होता है 1, तो कुल मिला के हम -1 आ जाएगा। तो ये तो इतना तो आपको पार्ट सॉल्व हो गया। इधर देखो sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 के पावर 4, 1/16 प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है sin 60 में √3/2, √3/2 का अगर मैं पावर 4 कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 9/16 -1। तो देखो 9 1 10/16 -1, तो 5/8 -1, तो -3/8 ये आंसर हो जाएगा। आप कर देना, इसको सॉल्व करोगे तो -3/8 आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा ये है आपका सरलीकरण, ठीक है, ये आप कर लोगे कि मैं कर दूं। जब सब सॉल्व कर रहे हैं सर तो आप इसको भी कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है, दिल से आवाज आई होगी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपको। 15 में से 5 गया कितना बचेगा, 15 में से 5 क्या 10, 10 में 2 से भागा देंगे कितना बचेगा, 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 बचेगा। 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा सर। ठीक है, समझ में आ गया सर। देखो 15 में से 5 गया 10, 10 में 2 से भागा दिए तो 5, अब 25 में से 5 गया तो 20, अब बाहर आएगा तो 26 में से 20 जाएगा तो 6, तो कुल मिला के मुझे कितना आ गया 18 भागा 6 ऑफ 12 प्लस, इतना समझ में आ गया, प्लस 2। अब देखो माइनस, तो 2 भागे 4 × 16, इसको कैसे लिख सकते हैं 18, चूंकि पहले मल्टीप्लाई होगा, 18 भागे 6 × 12 प्लस 2 माइनस 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6 × 18, 3 चौक 12, मतलब कुल मिला के 1/4 आ गया, और यहाँ -6 हो जाएगा। गलत कर दिया क्या मैंने, कर लेते हैं, नहीं सही है, ठीक है। अब देखो /4, तो 1 - 6 चौके 24, तो -23/4, आंसर कौन सा जो ऑप्शन नंबर 3। क्लियर ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका है 22 नंबर। तो यहाँ आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप 90 मिनट थीटा जो अभी मैंने किया अगर वो आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 53 को cos 90 - 37, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा sin 37 में,
तो साइन 37 और साइन 37, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस, यहाँ भी देखो इसको भी साइन 53 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 37, उसी तरह से तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो बन जाएगा 1, ठीक है, माइनस देखो 4 इंटू, अब देखो यहां से मैं क्या कह रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ये है तो इसको बना सकते हैं साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो 4 के अंदर जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर सॉरी 37 डिग्री, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 37 हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कॉस 53 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ये ऊपर सॉल्व -7, अब बट्टा टेन स्क्वायर है यहाँ और कॉसेक स्क्वायर है, ध्यान देना, अब कॉसेक स्क्वायर को हम क्या बना सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर 47 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है आपको सेक थीटा, ठीक है, और यहाँ 90 माइनस 47 लिख सकते हैं, वो आ जाके सेक 47 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जानते हो ये 1 होता है, एक मिनट, ठीक है, ये 1 होता है तो 1 माइनस 4, ये भी 1 होता है, 4 माइनस 7 ऊपर आ गया, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1 प्लस 4, अब देख सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको है टेन स्क्वायर माइनस सेक, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस ऊपर क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 तो -3 बटे 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 3 बटे 4, 4 इकाई 4 3 7 बटे 4, आपका 2 आ रहा है, कहीं कुछ गलती किया है मैंने क्या, ठीक है, देख लेते हैं, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 सही है, ठीक है, माइनस यह -7 था, एकदम सही है, 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आपको 4 माइनस 7 -3 ही होता, ठीक है, नीचे देख लो -1 होगा प्लस 4 है, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखो यहाँ गलती कर दिया मैंने ना, ये 3 होता, ठीक है, ये 3 से 3 काटेंगे तो -1, अब माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 23वां, ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा है, ठीक है, अब कह रहा है x की पुनरुक्ति 5 बार होती है, मतलब x 5 बार आया तो टोटल कितना हो गया 5x, ठीक है, प्लस y की पुनरुक्ति 7 बार होती है तो मतलब 7y होने पे औसत जो है 37 हो जाता है, कितना हो जाता है औसत 37, तो 37 इंटू टोटल संख्या कितना था, तो 5 और 7 12, 37 इंटू 12, क्लियर, ठीक है, अब आगे देखो, बोल रहा है x की पुनरुक्ति 7 बार हो रही है, x 7 बार आ रहा है तो 7x प्लस y कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 7y बराबर कितना आ जा रहा है 35, ये औसत है, तो टोटल संख्या कितना था, उसको औसत में मल्टीप्लाई तब तो इसके बराबर कर पाएंगे, टोटल 12 था, 12 ही था ना भाई, हाँ 12 था, तो बोल रहा है y का मान ज्ञात करें, मतलब x को हटाना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा, मतलब x हटाना पड़ेगा, मतलब ऊपर में 7 से पूरे में कर दो, सॉरी एक मिनट, हाँ ऊपर में पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको कर दो यहाँ पे 7 से, ठीक, यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, ठीक है, और नीचे वाले में 5 से कर दो, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, दोनों को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट ही जाएगा, 7 में से 7 बचे 35 गया, तो आपको सॉरी 7 में से 7 बचे 35 गया, 49 पैंतीस कितना हो जाए 14y, यही बच जाएगा, 49 में से 35 गया, ठीक है, और ऊपर में जब आप करोगे देखो 12 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 37 इंटू 7 माइनस 35 इंटू 5, ये हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख लो 14y बराबर 12 इंटू 7 49 के 9 बाकी 4 7 21 4 25 माइनस 25 25 के 5 बाकी 2 2 17 175, 9 में से 5 गया 12 इंटू 9 में से 5 गया 4 और 25 में से 17 गया तो 3 यहाँ 8, 14y बराबर 14 छक 84, क्या गलती किया है, मैं फिर से देख लेता हूँ, 7 5 12 और 7 5 12, 35 इंटू 12, 35 इंटू 12, ऊपर मैंने किया है 7 बचे 35, 5 7 से ना, ठीक है, 7 ऊपर कर दिया मैंने, 37 इंटू 7, 7 49 के 9 बाकी 4 7 21 4 25, और 5 से नीचे करूंगा तो
5 दिया 15 और 5 175 और ये 84 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 6 से 42 और यहाँ हो जाएगा आपका सॉरी 7x और ये 5y था, सॉरी 5y था ना, 5 बार y आया था तो 5y हो जाएगा। सस्ते 49 में से 25 गया तो 24 हो जाएगा। ओके, ये भी 24 ये भी 24। अब देखो 12 से कटेगा ये 2 बार में, बढ़ता 24, 2 से कटेगा ये 42 बार में, आपका y क्या आ जाएगा 42। सिर्फ यही पे मिस्टेक था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोल रहा है, किसी अर्ध वृत्त का मतलब कि हाफ जो वृत्त होता है ना, उसका जो है आपका परिमाप मतलब पैरामीटर दिया हुआ है 25.7 दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है व्यास, व्यास मतलब डायमीटर पूछ रहा है। देखो वृत्त होता क्या है, अर्धवृत्त ये होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा r, ये हो गया r, इसका आपको पैरामीटर दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ, और ये जो बाहर का दिया हुआ है ये वाला सरफेस, तो ये क्या है, सर्कल का आधा है, तो पूरा सर्कल का क्या होता है सरकमफेरेंस 2 पाई r, तो इसका क्या हो जाएगा पाई r। मतलब कि इन दोनों का सम क्या है दिया हुआ 25.7, तो आपको पता करना है किसका, तो पता करना है आपको 2r का, क्योंकि आपको पूछा है व्यास। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। पाई r प्लस 2r बराबर 25.7, तो r कॉमन ले ले तो बच जाएगा पाई प्लस 2 बराबर 25.7, तो r बराबर पाई कितना 3.14, तो 3.14 प्लस 2 बराबर 25.7, तो 3 2 5.14 r इंटू बराबर 25.7, ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार में, r 5 आ गया। आपको पूछ रहा है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, 5 दूनी 10, आंसर कौन सा हो जाएगा 10। पता चल गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आपका 25वां और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। सॉरी हाँ ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल क्रमशः इतना है। ठीक है, और दोनों क्या है सिमिलर है। अब एक बात अच्छे से मैं बता दूं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके साइड्स का प्रोपोर्शनल, उसके लंब मतलब परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल, उसके मीडियन, उसके एंगल बाइसेक्टर सब जो है आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। रिपीट कर दूं मैं, साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, उसका लंब आपस में प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसका अपना मीडियन प्रोपोर्शनल हो जाता है माध्यिका, उसका अपना एंगल बाइसेक्टर केंद्र सॉरी क्या कहते हैं एंगल विभाजक जो होता है वो प्रोपोर्शनल, मतलब सब कुछ आपस में क्या हो जाता है प्रोपोर्शनल। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, उसी का यहाँ यूज करना है। दूसरा क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का रूट मतलब del 1 बाई del 2 वो उसके साइड्स s1 बाय s2 के बराबर होता है। तो यहां से चूंकि यहां बोल रहा है कि संगत ऊंचाई तो उसका h1 बाय h2 के भी बराबर हो जाएगा, मैंने बोल दिया, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसका सब कुछ आपस में प्रोपोर्शनल होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो रूट अंडर, तो ऊपर में हम del 1 मान लेते हैं एबीसी को ट्रायंगल को, और नीचे मान लेते हैं डीईएफ को। अब इसके बारे में जिक्र करते हैं। अब देखो एबीसी कितना है 100 बटे नीचे क्या है 81 बराबर h1 एबीसी की h1 तो एबीसी होगा क्योंकि 1 वाला ये है 2 वाला ये है, तो ऊपर में हो जाएगा h1 बटे h2 कितना दिया हुआ देखिए, ट्रायंगल डीईएफ की ऊंचाई 6.3 है तो नीचे वाले का 6.3 है, और हमको ट्रायंगल एबीसी की ऊंचाई चाहिए h1 चाहिए बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 100 है तो 10 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, 9 से काटो 0.7 और वहां जाएगा तो h1 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। ओके, तो इसमें मैंने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, जितने क्वेश्चन थे सब मैंने करवा दिया आपको। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नए थे इस चैनल पे, आप जरूर इस चैनल को क्या कर देना सब्सक्राइब कर देना, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम और ज्यादा बच्चों तक रीच कर सके, और सब जो बच्चे हैं जिनको भी इनकी जरूरत हो वो भी आपको ये जो है बता सके, समझे। तो ठीक है, आज का हम क्लास यहीं एंड करते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।